कृतिका की नई नई शादी हुई थी और आज वो अपने पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है। कृतिका अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उसके आने की खुशी में उसके सभी भाई पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। लाल रंग की साड़ी में लिपटी कृतिका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी मां निर्मला हाथों में आरती की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी थी। हाय, इस हार श्रृंगार में मेरी कृतिका कितनी प्यारी लग रही है, इसे किसी की नजर ना लगे। अरे रश्मि बहू, जरा रसोई से लाल सूखी मिर्च तो ले आ, जरा मैं मेरी बेटी की नजर तो उतार दूं। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। थू थू थू, इसे कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। कृतिका की भाभी रश्मि रसोई से सूखी लाल मिर्च लेकर आती हैं, जिससे निर्मला अपनी बेटी की नजर उतारती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद की आरती उतरवाकर उनका स्वागत करती है। माँ, कैसी हो तुम? पता है मैंने आप सबको कितना मिस किया। हाँ मेरी बच्ची, हमें भी तेरी खूब याद आती थी। हाँ दीदी, आपको पता है माँ जी तो कितनी कितनी देर तक आपके कमरे में बैठकर आपके टेडी को देर तक गले से लगाए रोती रहती हैं आपकी याद में। सच में मेरी प्यारी माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अगले 2 दिन तक यहीं रहूंगी। इसके बाद निर्मला देवी की तीनों बहुएं अपनी इकलौती ननद और नंदोई के लिए खाने में चाय नाश्ता परोसती हैं, जिसे खाने के कुछ देर बाद। अच्छा माँ जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर जाना है। 2 दिन बाद हम रश्मि को लेने आ जाएंगे। ये क्या बात हुई दामाद जी, आप अभी आए और आप चल दिए। कम से कम हमें अपनी सेवा का मौका तो दीजिए, लंच करके जाइए। अब अभी नहीं माँ जी, लेकिन जब लेने आऊंगा तब पक्का करके जाऊंगा। ये कहकर करण मीटिंग के लिए निकल जाता है। वैसे नंद जी, इस साड़ी में ना आप बेहद खूबसूरत लग रही हो और ये ज्वेलरी भी आप पर खूब खिल रही है। थैंक यू भाभी, ये साड़ी मुझे माँ जी ने दी है मेरी मुंह दिखाई पर, और ये ज्वेलरी इन्हीं की पसंद है। ओहो, फिर तो बड़ा प्यार करते हैं नंदोई जी आपसे। हमारी बहन है ही इतनी प्यारी। अच्छा सुन कृतिका, मैं बॉबी टिक्की वाले से तेरी पसंद की टिक्की लेकर आया हूँ। सच में भैया, थैंक यू सो मच। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। उस रोज सभी कृतिका को घेर कर बैठकर उससे बातें करते रहते हैं। ऐसे ही गप्पे मारते हुए शाम हो जाती। कृतिका की तीनों भाभियां रसोई में जाकर अपनी ननद के लिए मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाती हैं। रात को सभी खाना खाने टेबल पर बैठे हुए होते हैं। वैसे कृतिका दीदी, आपको अपने ससुराल का खाना पसंद आया? अरे कहाँ पसंद आया होगा, देख नहीं रही मेरी बेटी 1 हफ्ते में कैसे सूख कर काटा हो गई है। खाना पीना अच्छा भी होता है तेरे सासरे में बेटी? क्या माँ, मतलब कुछ भी। देखो कहाँ सूख कर काटा हुई हूँ, बल्कि जो ब्लाउज और सूट मैंने अपनी शादी पर बनाए थे ना, वो तो मुझे 1 हफ्ते में ही टाइट भी हो गए। और अच्छे खाने पीने की बात करती हूँ, आपको पता है माँ, वहां तो मक्खन की सब्जी बनती है जो खाने में बड़ी टेस्टी होती है। क्या? मक्खन की सब्जी? मखनी दाल बटर नान तो सुना था, लेकिन ये मक्खन की सब्जी तो पहली बार सुनी है। मक्खन की सब्जी? हाँ, मैंने तो अभी तक रसोई में हाथ लगाया नहीं, क्योंकि शादी के बाद ही हम घूमने चले गए और लौटने पर उन्होंने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपनी जेठानी से पूछा था कि सब्जी कौन सी है, बड़ी टेस्टी है, तो उन्होंने बताया था कि ये मक्खन की सब्जी है। कमाल है बिटिया, मेरी भी उम्र बीत गई लेकिन मैंने आज तक ऐसी सब्जी नहीं सुनी। माँ, मैं चाहती हूँ कि 2 दिन बाद जब वो मुझे लेने आए तो मैं उन्हें मक्खन की सब्जी बनाकर खिलाऊं। तो क्या आपको वो बनानी आती है? नहीं, बताया तो, मैं तो अभी रसोई में जा भी नहीं पाई। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, तू अपनी जेठानी से फोन करके रेसिपी पूछ ले। कैसी बातें करती हो माँ, वो भी क्या सोचेंगे, इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी भी नहीं आती। नहीं, हमें ही कोई जुगाड़ लगाना होगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ननद जी, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। हम कल से ही मिशन मक्खन की सब्जी शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक, तू फिक्र ना कर छोटी, मैं सुबह ही बाजार से जाकर बढ़िया सा ताजा मक्खन लेकर आता हूँ। कृतिका के भाई सुबह जाकर ही डेयरी की दुकान में चले जाते हैं और 2 किलो मक्खन उठाकर ले आते हैं। अब देखना कृतिका का कमाल। कृतिका एक कढ़ाई में उस मक्खन को डालती है और गैस फुल कर देती है, जिससे कुछ ही देर में सारा मक्खन सूख जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? कोई नहीं, एक बार और ट्राई करती हूँ। अब वो एक और बार ट्राई करती है। अब वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन अब उस सब्जी में भी वो टेस्ट नहीं आता। आप रहने दो दीदी, लाओ मैं ट्राई करती हूँ। ये देखो, ऐसे मक्खन को गरम किया और फिर जीरा डाला और फिर मसाला डाला।
अरे ये क्या, ये तो जलने लगा। वो गैस बंद कर देती है और थोड़े से बचे मक्खन को कृतिका को टेस्ट करने को देती है। नहीं भाभी, इसमें वो टेस्ट नहीं है। ये तुम दोनों की बस की बात नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन मक्खन तो खत्म हो गया। अब वो बाजार से और 5 किलो मक्खन मंगवाती हैं, लेकिन आंचल से भी वो नहीं बन पाती। और उसके बाद फिर निर्मला देवी कोशिश करती हैं। नितिन, ऐसा कर, 5 किलो मक्खन ले आ। ये तुम बच्चों के बस की बात नहीं है। नितिन फिर डेयरी पर जाता है। नितिन भाई, क्या बात है? कहीं तुमने भी चुपके से घर में ही डेयरी तो नहीं खोल ली, जो यहाँ से माखन ले जाकर वहां बेच रहे हो? लो, अब तो इनको भी हम पर शक होने लगा। जिस हिसाब से मक्खन की सब्जी की तैयारी चल रही है ना, उस हिसाब से तो इस मोहल्ले से क्या, कहीं शहर का ही सारा मक्खन ना खत्म हो जाए। अब निर्मला देवी कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहती हैं। नहीं माँ, ये वो स्वाद नहीं है जो वहां की मक्खन की सब्जी में आता है। उस रोज सारा दिन उन औरतों का उसी में जाता है। फिर अगले दिन कृतिका की सास रमोला देवी का फोन आता है। बहन जी, कृतिका जब से मायके गई है, ये घर भी काफी सूना सूना लगता है, इसीलिए कल हम सब अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। अगले दिन कृतिका के घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ देर बाद उसके ससुराल वाले आते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद निर्मला देवी अपनी तीनों बहुओं को खाना लगाने के लिए बोलती है। वो सब उसको तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती है, साथ ही मक्खन की सब्जी। वो सब खाने बैठते हैं, तभी सास की नजर कृतिका के हाथ पर जाती है। अरे कृतिका बहू, ये तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी? बहन जी, ये पिछले 2 दिन से आपकी पसंद की मक्खन की सब्जी बनाने में लगे हुए थे, ताकि जो आप लोगों को पसंद है वैसा खाना बन पाए। लेकिन जैसा स्वाद आपके घर की मक्खन की सब्जी में आता था, वो उसे यहाँ आया ही नहीं। इन सब ने मक्खन की सब्जी बनाने में इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले कि इस मोहल्ले की दुकानों का मक्खन इतना पिछले 1 महीने में नहीं बिका होगा, जितना इन 2 दिनों में बिक गया। अरे बहू, तो तू हमसे फोन करके पूछ लेती। वही तो मैंने भी कहा, लेकिन नहीं, ये बोली इसे शर्म आती है। वो माँ जी, मुझे शर्म आ रही थी कि आप भी क्या सोचेंगे कि इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की, लेकिन थोड़ी सी जल गई। ये सुनकर रमोला जी को बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं अपनी बहू के हाथों की बनी ये सब्जी ही खाऊंगी, जो इसने इतने दिल से बनाई है। अब सबने साथ में बैठकर खाना खाया। वैसे ये बताओ, ये मक्खन की सब्जी आपने बनाई कैसे? मक्खन को कढ़ाई में डालकर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च डालकर। क्या सच में? क्या हुआ जेठानी जी, आप हंस क्यों नहीं है? चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनती है। प्रियंका कृतिका को रसोई में लेकर जाती है और अपनी पनीर की बनी हुई सब्जी को पैन में डालकर उसमें ऊपर से मक्खन का तड़का डाल देती है। बस हो गई अब ये मक्खन की सब्जी। ये देखकर कृतिका हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ। भैया जरा सामान आराम से उतारना, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए भैया जी, हम आपके फ्लैट में सामान को आराम से रख देंगे। बहुत देर से तेरे हाथ की बढ़िया अदरक वाली चाय का इंतजार कर रही थी। कितना रह गया सामान? सारा ऊपर फ्लैट में रख दिया ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल जी, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इस एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेटा, वो सामने कोने वाला फ्लैट मेरा है, वहाँ दूध की दुकान है ना, वहीं से दूध लेने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो उस दुकान से ले लिया करो, वहाँ पर दूध, दही, मक्खन, पनीर सब कुछ मिलता है। जी अंकल, बिल्कुल, थैंक यू अंकल जी। लगता है हमारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है, क्योंकि सामान वहीं आ रहा है। अकेला ही लग रहा है लड़का, कोई साथ नहीं है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? नीचे सब्जी वाला खड़ा हुआ है, एक काम करती हूँ, कटहल ले आती हूँ। कच्चा कच्चा लग रहा है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है बहू, कटहल ही ले आओ, मेरा भी बहुत मन है कटहल खाने का। आरती नीचे गली में सब्जी वाले से सब्जी लेने चली गई। शोभा उसके उदास चेहरे को ऐसे ही देखते रहती थी। आरती पहले ऐसी नहीं थी, वो हंसती बोलती सबसे खूब बातें करने वाली थी। 7 साल पहले आरती के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद आरती अपने मायके चली गई, क्योंकि उसके माता पिता ने एक और लड़का देखा जिससे आरती की दूसरी शादी कर सके, पर वो लड़का भी गलत था। इसलिए आरती ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद फिर से आरती अपनी बूढ़ी सास के पास आ गई और तभी से आरती अपनी सास शोभा के साथ रह रही है। शोभा ने कई बार आरती को दूसरी शादी करने के लिए कहा,
पर आरती ने फिर मन नहीं बनाया। ओ सब्जी वाले भैया, कटहल कैसे दिया? आरती की आवाज सुनकर रोहित नाम के उस आदमी की नजर आरती पर गई जो नया नया फ्लैट में आया था। रोहित ने आरती को हाय किया। आरती ने बहुत धीरे से हाय का जवाब दिया। हाय। हाय भैया, आधा किलो कटहल दे दो। कटहल? ये तो मेरी भी फेवरेट सब्जी है। भैया जी, सारा सामान आपके फ्लैट में रखवा दिया है, हमारा हिसाब करो तो हम जाएं, शाम होने वाली है। हाँ देता हूँ। आरती ने कटहल लिया और चुपचाप ऊपर फ्लैट में आ गई। रोहित भी अपने फ्लैट में सामान सेट करने लगा। आरती की रसोई की खिड़की से रोहित की रसोई की खिड़की साफ दिखाई देती थी। आरती रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। अचानक उसकी नजर रोहित की रसोई की खिड़की की तरफ गई। रोहित आटे के डिब्बे को रसोई की ऊपर वाली अलमारी में रख रहा था। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सारा आटा रोहित के मुंह से लेकर कपड़ों पर गिर गया। रोहित ऐसा लग रहा था मानो कोई आटे में भीगा हुआ भूत हो। ये देखकर आरती अपनी रसोई से जोर से हंसी, मानो पहली बार इतने सालों बाद आरती के चेहरे पर हंसी आई हो। रोहित भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। आरती ने अपनी हंसी को रोका, तभी शोभा आ गई। अरे बहू, हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। रोहित बेटा, आरती बता रही है कि तुम्हें कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम बहुत थक गए होगे सामान सेट करने में, आज रात का खाना हमारे घर ही खा लेना। थैंक यू आंटी जी, कटहल की सब्जी का नाम सुनकर तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा। मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आरती उसे टेढ़ी नजरों से देख रही थी। वो चुप रही। थोड़ी देर बाद रोहित खाना खाने के लिए उनके घर आया। आंटी जी, ये फूल आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल पसंद है? बहुत सुंदर गुलदस्ता है। आओ बेटा बैठो। आरती, रोहित के लिए वो आम का पन्ना ले आओ। आरती ज्यादा बात नहीं कर रही थी। शोभा ने रोहित को आरती के बारे में बताया। बस यही कारण है कि आरती उदास रहती है। मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। आंटी जी, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी हैं, वो ज्यादा मतलब रखते नहीं, बस अकेला हूँ। 2 साल पहले एक लड़की से बात हुई थी, बात सगाई तक पहुंची थी, पर लड़की ने मुझे इसीलिए शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। अब देखिए ना, मैंने अपनी मेहनत से फ्लैट खरीद लिया, धीरे धीरे कार भी खरीद लूंगा। पर उस समय लड़की ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने भी सोचा कि शायद शादी करने के लिए मुझे और कमाने की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। तुम मेहनती हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे और कटहल की सब्जी लो ना बेटा। बस आंटी जी, मजा आ गया। आरती जी, आपके हाथ की कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी है। पता है आंटी जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही कटहल की सब्जी बनाती थी। क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा को? आंटी जी, पापा तो तभी चल बसे थे जब मैं और मेरे भाई छोटे थे। मम्मी अभी 4 साल पहले ही गुजरी हैं। भैया की शादी बाद में हुई है, लव मैरिज थी, इसीलिए उन्होंने अलग फ्लैट ले लिया। बस मैं काफी टाइम से किराए पर था तो सोचा कि अब अपना ही ले लेता हूँ। आंटी जी, डिनर के लिए थैंक यू। अब तो अक्सर ही रोहित और आरती के बीच चलते फिरते बातचीत, नमस्ते, हाय हेलो हो जाती थी। कभी शोभा कोई सामान लेकर आती थी और लिफ्ट बिजी होती थी तो रोहित सीढ़ियों से सामान ऊपर तक ले आता था। धीरे धीरे रोहित सास शोभा को अच्छा लगने लगा और एक दिन शोभा ने रोहित के बारे में आरती से बात की। आरती, मैं चाहूंगी कि तुम जिंदगी को एक मौका और दो। अगर तुम कहो तो मैं रोहित से बात करूं। रोहित बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें मन ही मन पसंद भी करता है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कटहल की सब्जी की तारीफ रोहित ने क्या कर दी, आपको ये लगने लगा कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे मन में रोहित के लिए कुछ है और ना ही रोहित के मन में मेरे लिए कुछ है। हम सिर्फ पड़ोसी हैं। आरती शोभा को दूध देकर गैलरी में टहलने के लिए आ गई। कहीं ना कहीं शोभा की बातें आरती के मन में चल रही थी। तभी उसने देखा गैलरी में रोहित किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोहित ने दूर से आरती को देखा और हाथ हिलाकर हाय किया और फिर से फोन पर लग गया। कुछ देर बाद आरती कमरे में आकर सो गई। अगले दिन आरती शोभा से बोली, आप मुझे कह रही थी ना कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। पता भी है, रात को रोहित अपनी गैलरी में फोन पर किसी से बात कर रहा था। काफी देर तक रोहित ने इतनी देर रात तक किसी से फोन पर बात की। और आधी रात के समय कोई किसी से फोन पर बात क्यों ही करेगा? कोई गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो इतनी देर फोन बिजी रहा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। हो सकता है मेरे मन का वहम ही होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अगले कुछ दिनों तक रोहित दिखाई नहीं दिया। आरती बार बार उसके फ्लैट की तरफ झांकती तो फ्लैट के बाहर ताला ही दिखाई देता। हिम्मत करके आरती ने नीचे गार्ड से पूछ ही लिया, अरे मोहन इधर आना। बोलो आरती दीदी, क्या हुआ? वो जो हमारे सामने फ्लैट में रहते हैं, क्या नाम है उनका? रोहित। वो कहाँ गए हुए हैं?
उनके फ्लैट के बाहर कुछ दिन से ताला लगा हुआ है। वो शादी के लिए गए हैं। आरती ने गार्ड के मुंह से बस इतनी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसके मन के किसी कोने में रोहित के लिए हल्की सी जगह बनने लगी थी। पर एक बार फिर आरती का दिल टूटा। वो उदास हो गई। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन आरती को रोहित के फ्लैट से आवाज सुनाई थी, मानो कोई शोर मचा रहा हो। अरे आरती बेटा, देख तो जरा, रोहित किसी मुसीबत में दिखाई दे रहा है, तू जाकर मदद तो कर। रोहित कब आया? जी माँ जी। आरती ने रोहित का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, जिसको अंदर आना है अपने आप आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। आरती को ये सब अटपटा लगा, पर वो रोहित के फ्लैट में घुस गई। रोहित किचन में था और उसके दोनों हाथ चिपके हुए थे। सामने आधा कटा बिखरा हुआ कटहल रखा था। ये क्या कर रहे हो आप? और आपके दोनों हाथ चिपक क्यों गए? अरे क्या बताऊं आरती जी, दोस्त की शादी में गया था गांव, वहां उसने पेड़ का ताजा कटहल दे दिया। बोला कि मुझे पसंद है तो मैं लेता जाऊं। ले तो आया, पर कटहल काटना कितना मेहनत का काम है ये आज पता चल रहा है। मेरे तो दोनों हाथ ऐसे चिपक गए मानो इस पर गोंद लगा दिए। छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए ना आरती जी, आप दूर से क्या देख रही हैं? घबराओ नहीं, सरसों का तेल कहाँ रखा है? वो सामने बोतल रखी हुई है। आरती ने सरसों का तेल रोहित के हाथों पर छिड़का। अब दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करो। नहीं छूट रहे आरती जी, दोनों हाथ चिपक गए, आप मदद कीजिए ना। आरती ने रोहित के दोनों हाथ छुड़ा दिए। थैंक गॉड, आपने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दिया। वैसे आइडिया अच्छा है, कटहल काटने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लो, पर अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये सब हो ही नहीं रहा है। आप हटिए, सब्जी मैं बना दूंगी। आरती ने फटाफट से बढ़िया सी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। ऐसी सब्जी रोज खाने को मिल जाए तो कसम से मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे आप तो शादी कर रहे हो ना उससे, जिससे रात को फोन पर बातें करते थे, इसीलिए तो आप गए हुए थे। अरे मैंने बताया तो मेरे दोस्त की शादी थी, मेरी शादी होती तो मैं इस बिल्डिंग में सभी को इनवाइट करता, और आप रात में बात करने की बात कह रही हैं। वो तो मेरे बड़े भैया थे, कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लेते थे। दिन में हम लोग बिजी होते हैं, इसीलिए रात में थोड़ी बात कर रहे थे। वैसे बात तो मुझे आपसे भी करनी है, अगर आप इजाजत दे तो। मेरे से बात करनी है, पर किस बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपके हाथों की कटहल की सब्जी पूरी जिंदगी खानी है। रोहित की बात सुनकर आरती शर्मा गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद मनी मन वो भी रोहित को प्यार करने लगी थी। आरती के साथ शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा लड़का था। कुछ दिनों बाद पूरी बिल्डिंग के लोगों के सामने रोहित आरती के साथ सगाई करता है, और फिर कुछ दिनों बाद रोहित के किचन में बढ़िया सी कटहल की सब्जी बन रही थी, जो उसकी पत्नी आरती बना रही थी।